दो बरियल ऐसे थे जिसमें चैरियट मिला। एक बरियल में दो चैरियट थे। एक ये है कि सरस्वती रिवर मिथ है, सरस्वती रिवर के कोई एविडेंस नहीं है। 1800 तक के मैप में हमें ये लिखा हुआ मिलता है सुरसती। सुरसती, हाँ, सरस्वती का ही सुरसती। तो ये तीन चीज़ों से इसकी पहचान की गई कि ये सरस्वती है। ये संस्कृत का नाम है सेनावली। सेनावली से सनोली का नाम पड़ा। तो हस्तिनापुर से जो सेना कूच कर रही होगी या जो आती होगी, तो ये एक बहुत बड़ा पड़ाव होगा। उसके बाद उनको यमुना क्रॉस करना है। यमुना क्रॉस करके दृश्यवती का रूट पकड़ना है और दृश्यवती का रूट पकड़ के ही आप कुरुक्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। स्पीकिंग ट्री के खास शो टाइमलेस सागा में आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के बेहद रोमांचक सफर पर, जहां हम बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी बरियल साइट पर जिसकी खोज हुई भारत में। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिनोली एक्सकवेशन साइट की, जहां पर बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले जो कि इतिहास के बारे में एक बहुत ही बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर संजय मंजुल। बहुत बहुत स्वागत है संजय सर। थैंक यू सर। जो हमारा शो है ना, इसमें हम हिस्ट्री, फैक्ट्स और हमारे कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो फैक्ट्स तो आपके पास बहुत सारे हैं, आप इतनी सारी साइट्स पे एक्सकवेशन करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी सिनोली के बारे में, उसके बाद मैं आऊँगी आर्यंस पे। तो सिनोली साइट का पूरी कहानी बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की, क्या हुआ था, क्योंकि एक बार शायद 2005 में भी कुछ खुदाई वगैरह हुई थी लेकिन वो रुक गई थी, फिर आपने लीड किया प्रोजेक्ट को। तो शुरुआत से सर बताइए। सनोली एक ऐसा पूरा स्थल है जो काफ़ी चर्चित भी रहा है पिछले काफ़ी दिनों से एक्सकवेशन के बाद, वो अपनी अनोखी फाइंडिंग के कारण। तो अगर हम उस समय क्या हुआ, जब हम बिंजौर एक्सकवेशन के बाद हमने ये सोचा कि अगर यहाँ कॉपर बनाने की इतनी क्षमता थी तो यहाँ से क्यों लोग कहाँ चले गए। तो तब उसको सर्च करते हुए मैंने ये सोचा कि अपर गंगा यमुना द्वाब एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ दृश्यवती रिवर और सरस्वती रिवर से सबसे नज़दीक है यमुना। और ऐसा हम मानते भी हैं कि सरस्वती का पानी, सरस्वती सूखने के बाद वो यमुना में प्रवाहित हुई होगी। तो फिर हम अपर गंगा यमुना द्वाब के पुरास्थलों को ढूंढना शुरू किया कि कौन से पुरास्थल पे एक्सकवेशन करना चाहिए, जिससे एक लिंक बन जाए, ये समझ में आए कि हरप्पन और सरस्वती नदी के रहने वाले लोग जो थे वो माइग्रेट होके या उनका जो नेक्स्ट ठिकाना था वो कहाँ रहा होगा। और एक्चुअल ये सारी बातें एक आर्कियोलॉजिस्ट के मन में वो पैदा हो रही थी, और उसके सर्च में हम साइट भी सर्च कर रहे थे। तो बरनाबा एक्सकवेशन हमने शुरू किया और लाइसेंस हमें मिला बरनाबा एक्सकवेशन के लिए। उस समय मैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी को हेड कर रहा था। और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में बेसिकली स्टूडेंट को हम सिखाते हैं कि कैसे एक्सकवेशन करना चाहिए। और उससे और भी यूनिवर्सिटी के लोग आ जाते हैं एक्सकवेशन, उनको भी फिर हम ट्रेन करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंस्टीट्यूट एशिया का अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां आर्कियोलॉजी की उच्च शिक्षा दी जाती है और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सिखाया जाता है। और आर्कियोलॉजी के सारी विधाओं को एक साथ हम स्टूडेंट को सिखाते हैं 2 साल में। अच्छा। तो उनका एक कंपलसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हम लोग बरनाबा एक्सकवेशन कर रहे थे। और बरनाबा जाहिर है, बरनाबा का नाम बरनाबत के नाम से महाभारत में है, और वो हस्तिनापुर से भी नज़दीक था। और इधर एक ऐसा क्षेत्र जिसको पांडवों ने और पांडवों कौरवों दोनों के साथ उसका संयोजन है। तो हम जब बरनाबा एक्सकवेशन कर रहे थे, उससे जस्ट थोड़ी दूरी पे एक चंदायन साइट है। अच्छा। चंदायन का
कुछ दिनों पहले ही चंदायन साइट में एक डिस्कवरी हुई थी और उस डिस्कवरी में कॉपर के ऑब्जेक्ट मिले थे। खासकर एक क्राउन मिला था कॉपर का, वो बरियल के साथ, और उसके साथ कुछ यूनिक पॉटरी भी थी और ये काफ़ी चर्चित रहा। और एएसआई ने एक छोटा सा ट्रायल डिग भी लिया क्योंकि वो किसी के खेत में चांस डिस्कवरी था। तो हमारा इंटरेस्ट एक्चुअल चंदायन की तरफ था, ये देखने के लिए कि यहाँ बर्नावत है और ये चंदायन है। चंदायन में उस समय ज़्यादा एक्सकवेशन हो नहीं पाया, तो हमने ये डिसाइड किया था कि बरनावा भी एक्सकवेट करेंगे और चंदायन में एक्सप्लोर करेंगे कि और जगह मिल जाए हमें एक्सकवेशन करने का। इत्तेफाक से वहाँ के लोगों ने और हमें स्पेस नहीं दिया एक्सकवेशन का, और बहुत सारे माउंट लोगों ने खेती के करने के लिए और मिट्टी बेचने के लिए हटा दिया था। जब बरनावा एक्सकवेशन कर रहे थे उस दौरान हम लोगों ने एक एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम किया। स्टूडेंट को हमें एक्सप्लोरेशन भी सिखाना था, ये बताना था कि साइट कैसे जगह जगह कैसे साइट होते हैं, उसकी हम पहचान कैसे करते हैं, उसके कल्चरल सीक्वेंस की पहचान हम एक्सप्लोरेशन में कैसे करते हैं, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ लोग रह रहे थे, उनका एक दूसरे के साथ क्या संबंध हो सकता है, और वो किस नदी के किनारे रह रहे थे, वहाँ सेटलमेंट होने के क्या कारण हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो है वो स्टूडेंट के साथ हम लोग डिस्कस भी करते हैं और उनको हम सिखाते भी हैं। तो उसी दौरान हम लोग सनौली भी आए और सनौली को री एक्सप्लोर किया। हालांकि आपको पता होगा कि 2005-06 में भी सनौली का एक्सकवेशन हुआ था और वहाँ से जो सामान और जो चीज़ें मिली थी वो काफ़ी यूनिक थी उस समय के लिए भी, और वो इतिहास के कुछ नए बिंदुओं पे अपना आकर्षित कर रही थी, ध्यान आकर्षित कर रही थी, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से उस साइट को समझा नहीं गया था। उस साइट की पर्सनालिटी को नहीं समझा गया था कि वो एक्चुअल साइट है क्या या वो कल्चर है क्या। तो नॉर्मली उसको लोगों ने ये कह दिया था कि ये लेट हड़प्पन साइट है। अच्छा। और ये हड़प्पा का ही एक बाद का ऑफशूट है। तो जब हम लोग एक्सप्लोरेशन कर रहे थे तो एक्सप्लोरेशन में कुछ गांव वालों ने भी हमें ये बताया कि यहाँ पहले एक्सकवेशन हुआ था, इस एरिया में एक्सकवेशन नहीं हुआ है, लेकिन इस एरिया में भी कुछ चीज़ें मिलती हैं कई बार चांस। तो पहला काम एज ए टीचर, एज ए मेंटर, स्टूडेंट को हमें ये बताना होता है कि सेटलमेंट कैसे होता है, उसके लिए पानी की क्या ज़रूरत है, और अगर सेटलमेंट है या बरियल है तो उसके आसपास पानी का क्या रोल हो सकता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत मल्टीपल पानी के छोटे छोटे तालाब जैसे बने हुए हैं। तो वो एक्चुअल वो पानी का एंशिएंट सोर्स था जो उस टाइम वहाँ तालाब थे। अभी उस टाइम रहा होगा वहाँ पे। तो हमने ये अनुमान लगाया कि पानी के नज़दीक जो सबसे साइट है या जो बरियल का वहाँ पे रिमेंस हो सकते हैं वो शायद एलीट क्लास के लिए हो, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है पानी के। और इत्तेफाक से वहाँ के जो गांव के लोग थे वो गांव के लोग भी ये बात मान गए कि नहीं आप मेरे यहाँ आइए, मेरे साइट पे आप एक्सकवेट कीजिए, हम अपना खेत देने के लिए तैयार हैं। तो एक बड़ी बात थी, उस गांव के लोगों का एक बड़प्पन था और अपने कल्चर के प्रति जो उनका प्यार है वो उसको दर्शाता है। तो उन्होंने सहस ये स्वीकार कर लिया कि आप यहाँ पे एक्सकवेट कर सकते हैं। तो ये था कि हमने एक चयन किया कि इस साइट पे हम एक ट्रायल डिग लें, क्योंकि बरनाबा में एक्सकवेशन चल रहा था, हमारा कैंप भी वहाँ लगा था और ये वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे था। तो वहाँ से इस साइट को मैनेज करना इतना आसान नहीं था। 20 किलोमीटर रोज आके और एक्सकवेट करना, फिर 20 किलोमीटर जाना। तो हमने ये डिसाइड किया कि एटलीस्ट एक ट्रायल डिग किया जाए, और उस ट्रायल डिग के लिए 10 बाई 10 का एक ट्रेंच हमने डिसाइड किया, और गांव वाले से उसी के लिए हमने बात भी किया कि हम आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं ये जगह आप दे दो हमें एक्सकवेशन के लिए, उसके बदले हम आपसे क्या चाहते हैं या आप हमसे क्या चाहते हो ये बताओ। तो हमने उनको इस बात पे राजी किया कि आप हमारे यहाँ जब हम एक्सकवेशन करेंगे तो इसकी चौकीदारी भी आप करेंगे, हम आपको उसमें इन्वॉल्व करेंगे। एक्सकवेशन की खुदाई में भी हम आपको इन्वॉल्व करेंगे। आप हमारे यहाँ आप बाकी सब लेबर जैसे काम करते हैं वैसे आप भी काम करो।
तो वो सहज स्वीकार कर लिया उन्होंने कि ठीक है, उसके बदले उनको भी कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो जाएगा। और हमारा था कि उस साइट की देखभाल अच्छी हो जाएगी क्योंकि उनका खुद का खेत है। तो वो 24 घंटा वहीं है। बिल्कुल। तो ये एक गिव एंड टेक कि हाउ कैसे हम मैनेज करते हैं साइट पे, ये सीखने की चीज़ है। और स्टूडेंट्स भी वो चीज़ें सीख रहे थे कि हम गांव वालों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, किस तरह से उनको मनाते हैं और साइट को मैनेज करते हैं। कि एक्सकवेशन तो करती हैं लेकिन साइट का मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्दर उसका डिस्ट्रक्शन ना हो। उनको भी अपने साइट पे, अपने कल्चर पे, अपने उस पे गर्व हो, महसूस करें। ये हमारा एक उद्देश्य होता है हमेशा। तो उसी दौरान हमने एक डिसाइड कर लिया कि यहाँ एक्सकवेट करेंगे। तो जैसे ही हमने, और देखिए एक्सप्लोरेशन में और क्या करते हैं हम, खेत, जितने भी खेत थे वहाँ, हर खेत, क्योंकि खेती हो रही थी वहाँ, ऑलरेडी ईंख लगे हुए हैं वहाँ पे, कुछ और भी खेती हो रही है, सब्जियां भी उगा रहे हैं। तो लेकिन उसके मेड़ होते हैं बने हुए, उससे वो मेड़ से वो पानी जाता है। तो उस मेड़ से मेड़ करके पूरे खेतों में हमने एक्सप्लोरेशन किया। और एक्सप्लोर करके जहाँ पानी जाता है वहाँ पॉटरी चमकने लगती है क्योंकि वो पानी से धुल जाता है। खेत में तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ है। तो वो धुली हुई पॉटरी से हमें मिल गया कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे इतनी पॉटरी नहीं मिल रही है, यानी यहाँ पे बरियल हो सकता है ना हो, यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पे ज़्यादा संभावना है। तो इन सारे जो धागों को एक साथ हम पिरो के तब हमने उसका एक पिक्चर तैयार किया मन में कि ये स्थल बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यही कारण था कि पहली बार में ही ट्रेंच लगाने के बाद हमें इतने अच्छे रिमेन्स मिलने लगे कि लोगों को हैरानी हुई कि आप कैसे इस जगह को पहचान लिया कि यहीं पे मिलेगा हमें। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस है। और हम कैसे डिसाइड करते हैं एक्सकवेशन के पहले, ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। फिर एक्सकवेशन में एक्सपेरिमेंट करना, नए चीज़ों को समझना कि एक्सकवेशन कैसे किया जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। जब हम एक्सकवेशन कर रहे थे तो सरफेस के 10 से 20 सेंटीमीटर जाने के बाद, क्योंकि ऊपर का जो खेत है उसकी मिट्टियाँ ऑलरेडी हट चुकी हैं पहले, तो करीब 50 सेंटीमीटर तक मिट्टी वहाँ हट चुकी हैं पहले। तो 20-25 सेंटीमीटर के नीचे हमें रिमेन्स मिलने शुरू हो गए। अब वो रिमेन्स 20-25 सेंटीमीटर पे ही मिलने लगे। पॉटरी ही था वो? नहीं, कॉपर के भी रिमेन्स मिलने लगे। वो छोटे छोटे कॉपर के टुकड़े कई जगह दिखाई दिए। कॉपर का बहुत पतला शीट की धारियां कई जगह मिलने लगी। तब हमने क्या किया, उसको मार्क करना शुरू किया। और जब हमने मार्क किया तो हमें दिखा कि अरे ये तो एक रेक्टेंगल शेप बना रहा है। अगर ये रेक्टेंगल शेप बना रहा है तो कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कॉपर की शीट अपने आप में उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वो क्या था कि कॉपर जब भी लगेगा तो मिट्टी पे नहीं लगा सकते आप, तो वो लकड़ी के ऊपर नॉर्मली हम कॉपर आज भी लगाते हैं। तो वो हम उससे हमें ये पता चला कि अगर ये कॉपर मिल रहा है तो यहाँ लकड़ी भी होनी चाहिए, और लकड़ी तो मिट्टी में कन्वर्ट हो चुका था। तब हमने उसको अनुमान लगाया कि अगर इधर कॉपर है और फिर इधर भी कॉपर के रिमेन्स मिलने लगे, तो उसके बीच की थिकनेस यानी 1.5 इंच के आसपास थी। तो इससे ये पता चला कि 1.5 इंच की लकड़ी शायद, हाँ, उसके ऊपर दोनों तरफ कॉपर लगाए गए हैं और ये रेक्टेंगल शेप बन रहा है। तब हमने अनुमान लगाया कि शायद ये जो मॉडर्न कॉफिन होता है उस तरह का ये पूरा स्ट्रक्चर था। हाँ, बॉक्स है। और ठीक जो हमने अनुमान लगाया था उसी को हम धीरे धीरे जब हम खोदना शुरू किया तो हमें पूरा एक शव पेटी मिल गई, जिसको आज के डेट में हम कॉफिन कहते हैं। तो शव पेटी, और वो फुल डेकोरेटेड विद द कॉपर। तो एक ये बहुत क्रूशियल एविडेंस था, क्योंकि लकड़ी डिकम्पोज हो गया तो हमको लकड़ी के वो बिल्कुल मिट्टी दिखाई देगा, लेकिन कॉपर के रिमेन्स ने हमें आइडिया दे दिया कि ये एक्चुअल हम हैं क्या। और
धीरे धीरे जब उसके डेकोरेशन सामने आने लगे, जब फिर हम और नीचे गए तो हमें लेग मिल गया। यानी जो आज खाट बनाते हैं तो उसमें 4 लेग होते हैं, वैसे लेग लगे हुए थे। तो वो लकड़ी के नहीं थे? वो भी लकड़ी के थे, लेकिन लेग के ऊपर भी उन्होंने कॉपर का शीट लगाया था। कॉपर डिकम्पोज नहीं हुआ, लकड़ी डिकम्पोज हो गई। अगर कॉपर नहीं होता तो पता ही नहीं चलता यहाँ पता नहीं चलता। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, अगर इसको आप कल्पना करें कि लकड़ी खत्म हो गई लेकिन कॉपर लगा है, कॉपर के हिसाब से अगर आप कॉफिन को देखें तो कंटेम्परेरी वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा आर्टिस्टिक चीज़ें होंगी जो इतने खूबसूरत तरीके से बनाई गई होंगी। तो ये एक यूनिक एविडेंस था जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड में शायद और कहीं इतना खूबसूरत कॉफिन या इतना खूबसूरत बॉक्स नहीं बनाया गया होगा शब्द को बरीड करने के लिए। तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आने लगा। हालांकि इस तरह के एविडेंस पहले भी 2005-06 में मिले थे, लेकिन पहचान नहीं पाए क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े में वो एक्सकेवेट हुआ। ऐसे पूरा साबुत नहीं मिला, साबुत वो एक्सकेवेशन नहीं हो पाया साबुत, क्योंकि उस तरह से विजुलाइज नहीं कर पाए तो वो एक्सकेवेशन नहीं हो पाया। अच्छा, अभी हम ये आपके उधर 20 किलोमीटर पहले वाली साइड से सनौली आ गए हैं। हाँ, हम सनौली आ गए हैं और ये हम सनौली की बात कर रहे हैं क्योंकि सनौली में बरियल साइट हम खोद रहे थे। अब देखिए एक बरियल ऐसा मिला जिसे हम बरियल नंबर 6 कहते हैं। वो बरियल लगभग 8 फीट से भी बड़ा था और उसका जो टॉप था, यानी कॉफिन का एक ढक्कन भी होता है, एक बॉक्स है, उसका एक ढक्कन है, तो वो ढक्कन के साथ साथ मिल गया क्योंकि ऊपर का ढक्कन डिकम्पोज होके वो नीचे दब गया था और उस ढक्कन के ऊपर डेकोरेशंस थे और वो डेकोरेशन इतने सुंदर थे जैसे आप मंदिरों में देखते हैं ना, मंदिर के गेट पे भगवानों के वो बने रहते हैं, उसके ऊपर हम चांदी का या सोने का पत्थर चढ़ा देते हैं। ठीक वैसे ही उसके कवर पे कार्विंग की गई थी और उसके ऊपर पत्थर चढ़ाए गए थे कॉपर के। तो उस समय की क्राफ्टमैनशिप बहुत उम्दा क्राफ्टमैनशिप थी। अब देखिए उसका डेट अगर हम देखें तो 2000 से 1800 BC के आसपास, जो हमें C14 डेट भी हमें मिले हैं या कल्चरल सीक्वेंस के आधार पे भी जो हमने डेटिंग की है, तो इस समय इस तरह की कारीगरी, इस तरह की तकनीक, इस तरह, तो ये बहुत सारी चीज़ों को इंगित करता है। आप अगर देखिए, अगर कॉफिन है तो कॉफिन बनाने वाला भी होगा, कारपेंटर भी होगा, मेटल बन रहा है तो मेटल कास्ट करने वाला और उसको बनाने वाले भी लोग होंगे। अब उसके साथ और क्या मिल रहा था? कॉफिन मिला, कॉफिन के अंदर स्केलेटन रखे हुए हैं, यानी शब्द रखा गया जो बाद में स्केलेटन हो गया। अब उसके साथ तलवारें मिली, उसके साथ हेलमेट मिला, उसके साथ बहुत सारे पॉट मिले जिसमें शायद अलग अलग तरह के अनाज ऑफर किए गए हों। उसके साथ शील्ड मिला, डेकोरेटेड शील्ड जिसमें कॉपर के डेकोरेशंस भी हैं और स्टेटाइट का इनले किया हुआ, जैसे आज आप देख रहे हैं शीप में इनले किए होते हैं या हाथी दांत का इनले होता है, तो उस तरह के इनले किए हुए शील्ड भी हैं और इनले किए हुए कॉफिन भी मिले। तो आप सोचिए कि उस समय इनले कर, लकड़ी में गड्ढा करके इनले करने की टेक्निक तब आ गई थी, तो कितना एलिट लोग रहे होंगे, कितना क्लास लोग रहे होंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें मिला वो चैरियट। 2 बरियल ऐसे थे जिसमें चैरियट मिला। एक बरियल में 2 चैरियट थे और एक बरियल में 1 चैरियट थे। जो बड़ा कॉफिन था 8 फीट का, उसमें 2 चैरियट थे। तो मतलब रथ के समेत ही दफना दिया? बिल्कुल, रथ रखा उसके साथ साथ। यानी रथ उसमें कितना इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस पीरियड में रथ का होना अपने में बहुत बड़ी चीज़ थी। पूरे विश्व की कंटेम्परेरी संस्कृति को अगर देखें तो रथ बहुत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि जिस राजा के पास रथ है तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा राजा है। जिस कबीले के पास रथ है तो वो बहुत बड़ा
वो है। इसलिए कहते हैं कि 10 रथ, यानी राम के पिता दशरथ, 10 रथों के जो स्वामी थे वो 10 रथ थे। तो वो एक तरह से सम्मान की बात थी, वो पावर की बात थी कि रथ बनना। इसलिए हम कहते हैं कि अर्ली फेज में जो रथ था वो सबसे बड़ा वेपन था युद्ध के लिए। तो एक तो वेपन, उसके साथ रथ, तो उसका जो स्पीड है, उसका जो फोर्स है, उसका जो पावर है, उसकी जो विजिबिलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो कुडोस का वार हम सब जानते हैं कि रैमसेस और हिटाइट के बीच में युद्ध हुआ। उसमें भी रथ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। रथ के कारण ही जीत पाया था वो युद्ध। तो अब देखिए रथ का इन्वेंशन जब हुआ तो रथ तो पहले से चल रहा था, कार्ट तो चल ही रहा था ना, बुलक कार्ट भी चल रहे थे और वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें मिलता ही है और भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस में मिल रहे हैं, बुलक कार्ट मिल रहे हैं, खच्चर पे भी उसको लगा रहे हैं, यानी ऐस पे और उस पे भी उसको लगा के चला रहे हैं और इसके रेफरेंसेस हमें वेदों में भी मिलते हैं। सर, ये रथ की डिस्कवरी पहली डिस्कवरी थी, ये जो सिनौली में मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले कभी रथ की डिस्कवरी नहीं हुई है? नहीं। देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। रथ के मॉडल हमें एक छोटा मॉडल मिला था हड़प्पा के एक्सकवेशन से। लेकिन वो ट्रू सेंस में रथ नहीं है। रथ भी दो तरह के हैं। रथ का अर्थ है एक रथ जो हम प्रोसेशन के लिए रखते हैं, जो ट्रेवलिंग के लिए रखते हैं, जिसपे दूसरा रथ है जो युद्ध के लिए यूज हो रहा है। तो जो युद्ध में यूज होने वाला रथ है उसका साइज छोटा होता है, क्योंकि उसमें एक आदमी या 2 आदमी से ज़्यादा हम उस पर नहीं बैठता है। उसकी हाइट भी छोटी होती है क्योंकि जो योद्धा है वो नीचे उतर सके आराम से। नहीं तो अगर कोई आपको रथ पे घेर लिया तो आप नीचे नहीं उतर पाओगे, अगर ऊंचा है तो आप मारे जाओगे। तो आप नीचे उतर के भी फाइट कर सकते हैं और रथ पे भी चढ़ सकते हैं समय पे। तो रथ को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था। दूसरा, रथ का जो चेसी होता है, जो उसका फ्रेम है, नॉर्मली कार्ट के फ्रेम को रेक्टेंगल होते हैं क्योंकि उस पर आपको सामान रखना है तो उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो चैरियट होता है उसका डी शेप चेसी होता है क्योंकि उस चेसी के ऊपर योद्धा खड़ा होता है तो सारा लोड चेसी पे होता है। तो जब डी शेप का चेसी का इजाद हुआ तो वो युद्ध के रथ में यूज़ होना शुरू हुआ। तो यहाँ जो रथ मिला है वो डी शेप चेसी वाले हैं, इसलिए हम इसको युद्ध का रथ कहते हैं। युद्ध के कौशल में यूज़ करने वाला रथ है। और नॉर्मली डी शेप जब चेसी आया तो वो हॉर्स के साथ यूज़ हुआ है, वो बुल के साथ यूज़ नहीं हुआ। तो मतलब ये पक्का फाइटर रथ था। हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो रथ है ये युद्ध रथ है। और युद्ध रथ संभवतः विश्व के प्राचीनतम रथ है ये, जो फिजिकली एक्सकेवेशन में मिला हो। रथ का अंकन मिलता है लेकिन कोई एक्सकेवेशन में विश्व में और कहीं इस पीरियड का रथ नहीं मिला था। तो ये ओल्डेस्ट रथ है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट रथ ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम कह सकते हैं। तो जिनके बरियल में मिला था उनके बरियल में 2 रथ मिले थे, मतलब कोई महान राजा रहे होंगे। बिल्कुल, उसका शौर्य रहा होगा, वो उसके पास वो सारे कौशल रहे होंगे। इसको आपने किस सभ्यता से जोड़ा? अब देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। जब सभ्यता की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की बात करनी होगी। बहुत सारी चीज़ों का अर्थ है कि हमको ज्योग्राफी समझनी होगी। हम उन ज्योग्राफी में जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं उसको भी समझना होगा। तो एक तरफ हमारा जो सरस्वती, दृश्वतवती और उसकी सहायक नदी हैं, और दूसरी तरफ आप इंडस है। उस दोनों नदियों के बीच में जो सभ्यता पल्लवित हो रही थी जिसे हम हड़प्पन संस्कृति के नाम से जानते हैं और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये एक सामान्य नॉमेनक्लेचर है जो हम सभी जानते हैं। दूसरी तरफ यमुना के इस पार, यमुना अपर, गंगा यमुना दोआब
जिसको हम कहते हैं, एक तरफ यमुना है, फिर यमुना के बाद गंगा है, उसके बीच का दोआब है, उसके बीच में भी एक दो छोटी नदियां हैं जो उनकी सहायक नदी है। तो यमुना और इधर सरस्वती, दृश्यवती और उसकी सहायक नदी के का बैरियर है यमुना रिवर का। तो एक तरफ अलग सभ्यता चल रही है, दूसरी तरफ अलग संस्कृति चल रही है। तो इंडस सिविलाइजेशन से हमें बात करनी होगी, ठीक है, कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्या है और वहाँ जो पल्लवित हो रही थी, क्या इधर जो पल्लवित हो दोनों एक नहीं है, एक थी या अलग अलग थी, या एक दूसरे के साथ इनके संबंध थे या नहीं थे, इसको समझना होगा, है ना। तो इसको समझने के लिए पहले हम आपको समझाते हैं कि सरस्वती क्या है और सरस्वती, दृश्यवती और उसकी सहायक नदियों पे कैसे सभ्यता पल्लवित हो रही थी। सरस्वती तो विलुप्त हो गई है, किस समय से चल रही थी। अब सरस्वती बहुत बड़ा एक ये है कि सरस्वती रिवर मिथ है, सरस्वती रिवर के कोई एविडेंस नहीं है। ये बाद में दो तरह के आए, एक इसने कहा नहीं, हिंदू लोगों ने इसको सरस्वती का नाम दे दिया, सरस्वती तो देवी के रूप में हिंदू पूजा करते हैं, इसका कोई धरती पे इसका कोई अवतरण नहीं है। दूसरी तरफ एक मानना है कि नहीं, सरस्वती रिवर एक इम्पॉर्टेंट रिवर थी और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ये बताते हैं कि इस रिवर के किनारे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। तो ये दो अवधारणाएं हैं। एक अवधारणा में अब हमको ये देखना होगा कि कैसे हम ये बताएं कि ये सरस्वती है। 1800 तक के मैप में हमें ये लिखा हुआ मिलता है सुरसती। हाँ, सरस्वती का ही सुरसती लिखा हुआ मिलता है अर्ली मैप्स में भी। 1800 तक के मैप में हमें दिखाई देता है। और वो किसको कहा गया? घग्गर का जो ड्राई बेड है, जो आज के डेट में हम जिसे घग्गर कहते हैं, जब वो पाकिस्तान में चला जाता है तो वो हाकड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में उसका हाकड़ा के नाम से जानते हैं। तो हाकड़ा, इधर घग्गर और उसकी सहायक नदी जैसे दृश्यवती है, दृश्यवती थोड़ा अलग निकल रही है लेकिन वो आगे जाके मिल जाती है। सर, एक बार मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी, एक बार आप मैप में बता दीजिए कि हम कहाँ से शुरू हुए हैं और अभी हम कहाँ हैं सरस्वती नदी की जब बात हो रही है। जब सरस्वती नदी की हम बात करते हैं तो ग्लेशियर की बात करते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी का बहाव जो था वो बहुत लंबा था। अच्छा। हाँ, वो रन ऑफ कच्छ तक वो जाता था। और शुरू होती थी हिमालय से। हिमालय में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर बंदरपूछ ग्लेशियर है, वहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है। और वहाँ से पोंटा साहब होते हुए ये सरस्वती राजस्थान और क्रॉस करते हुए ये पाकिस्तान तक जाती है। पाकिस्तान से क्रॉस करके फिर वहाँ से कई और रिवर, सहायक नदी उसके साथ जुड़ जाती है और उससे जुड़ते हुए ये रन ऑफ कच्छ में जाके गिरती है। तो ये एक बहुत माइटी रिवर थी जो ग्लेशियर के साथ जुड़ा था। अब इसकी पहचान कैसे हुई कि ये माइटी रिवर है और ये ग्लेशियर से आती है? क्योंकि जब ग्लेशियर से आती है तो इसमें जो पेबल्स हैं, जो स्टोन है, वो हिमालय से ट्रेवल करती हैं, तो उसका सैंड अलग है जो हिमालय से ट्रेवल कर रही हैं। लेकिन जो ट्रेवल अरावली से या नीचे से छोटे उससे ट्रेवल करती हैं, उसका जो सैंड डिपॉजिट होता है वो डिफरेंट होता है। तो इससे ये पता चला कि सरस्वती उससे रिलेटेड है। लेकिन ये सरस्वती लुप्त कैसे हो गई या क्यों? ये जब ये ग्लेशियर से थी तो अभी गंगा की तरह उसके तरह रहना चाहिए। लेकिन ये जूलॉजिस्ट ये मानते हैं कि एक बाटा मारकंडा डिवाइड जो पोंटा साहब के पास है, बाटा और मारकंडा दो, उसमें एक डिवाइड हुआ, एक बहुत बड़ा भूकंप के कारण टेक्टोनिक चेंजेस हुए, प्लेट चेंजेस हुए, जिसने सरस्वती के रूट को ब्लॉक कर दिया और उसका ज़्यादातर पानी यमुना में आ गया और दूसरे चैनल्स में चले गए। तो सरस्वती का जो ग्लेशियर रूट था वो लगभग बंद हो गया।
अब जब ग्लेशियर रूट बंद हो जाएगा तो क्या होगा? बेड तो है, उसका गॉर्ज भी है, तो पानी तो हजारों साल तक जो उसमें है वो तो रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे सूखती जाएंगी। जब धीरे धीरे सूखती जाएंगी तो क्या होगा? बारिश जब होगी, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा तो वो भर जाएंगी, फ्लडेड हो जाएंगी, फिर उसी रूट पे चलेंगी वो। तो अगर कई सालों तक अच्छी बारिश नहीं हुई तो उसका चैनल छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो उसमें जो सेडिमेंटेशन है वो ज़्यादा होने लगेगा, तब धीरे धीरे उथली रिवर हो जाएंगी। जो बहुत गहरी रिवर थी, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट कर रही थी, वो धीरे धीरे छिछली हो जाएंगी, है ना। तो आज आप देखते हैं तो लगता है रिवर का गहराई नहीं है, शैलो है, लेकिन उसका बहाव बहुत दूर तक होता है, क्योंकि जब बारिश आएगा तो क्या है, रिवर फैल जाएंगी पानी, तो क्या होगा, फ्लड आएगा, और अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा जैसा हो जाएगा। तो एक कंडीशन हार्श होने लगता है ना। तो अभी जो हम मानते हैं कि जो घग्गर का बेड है वो एक्चुअल सरस्वती का बेड है। और इसकी जो पुष्टि की गई है वो सैटेलाइट इमेजरी के स्टडी से इसकी पुष्टि हुई है। इसकी पुष्टि हुई है जब हमने जगह जगह कोर ड्रिलिंग करके उसके जो सैंड हैं उसके एनालिसिस से ये पुष्टि हुई है कि ये रिवर बहुत पहले से फ्लो कर रही थी और इसका सोर्स हिमालय से है। तो और तीसरा जो पहचान करने का तरीका था कि इसके दोनों तरफ या उसके किनारों पे किस कल्चर का बसावट था उस समय। तो ये 3 चीज़ों से इसकी पहचान की गई कि ये सरस्वती है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर वो सरस्वती है तो क्या वेद में जो सरस्वती की चर्चा हो रही है, जो सबसे ज़्यादा सरस्वती एक नदी सूक्त ही वेद में है जिसमें सरस्वती की महत्व को और उसको बताया गया है, जिसमें उन्होंने कहा नदी तमे, देवी तमे, अम्बी तमे, यानी जो सरस्वती हैं वो देवी भी हैं, माँ भी हैं, और वो सबसे विशाल और इम्पोर्टेंट नदी भी हैं। तो आप देखिए वेद में सरस्वती के महात्म को बताया गया, क्योंकि वो लोग जो वैदिक लोग थे वो सरस्वती के किनारे रह रहे थे, तभी उन सरस्वती की महत्ता को उन्होंने बताया। तो सवाल कई उठ गए अब इसमें। अब जब नदी सूख गई थी तो वैदिक लोग वहाँ कहाँ से आ गए, और अगर वैदिक लोग रह रहे थे तो कब से रह रहे थे, क्या नदी उस समय कब से बह रही थी और कब सूखी। तो जो रिसेंट जो अभी स्टडी हो रही है उस स्टडी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कई जगह को ड्रिलिंग किया और उस सैंड डिपॉजिट का डेट किया। अच्छा। और उस डेट से ये पता चला कि लगभग 4000 BC के आसपास सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखने लगी थी। तो जब 4000 BC में सरस्वती नदी सूख रही थी तो क्या हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो समय है वो 2600 BC से 2000 BC के में सबसे अच्छा मैच्योर हड़प्पन फेज में था। तो आप बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं कि सरस्वती में पानी बारिश के दिनों में तो बहुत अच्छा रहता होगा। और उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने इसके इरिगेशन के सिस्टम को डेवलप किया कि उस पानी को कैसे चैनलाइज किया जाए, टैंकों में डाला जाए, तालाब बनाए जाएं और उससे खेती की जाए। क्योंकि जो सरस्वती नदी का जो प्लेन था जहां अभी तो पानी नहीं है, लेकिन उसका जो दोमट मिट्टी थी वो बहुत फर्टाइल थी। अच्छा। क्योंकि जब पेरेनियल रिवर आती है तो अपने साथ बाढ़ भी लाती है, बाढ़ के साथ अच्छी मिट्टी का जमाव होता है, तो बहुत फर्टाइल थी। यानी खेती के लिए उससे उपयुक्त जमीन शायद कहीं नहीं रहा होगा। तो एक तो उसका वो यूज कर रहे थे और वाटर को भी चैनलाइज किया। अब दूसरी समझ ये है कि वैदिक, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि आर्यंस आए और वेद अपने साथ लाए और यहाँ के लोगों को वैदिक, और इसका डेट भी किया जाता है कि लगभग 1400-1500 BC में आर्यन भारत आए और उसके बाद यहाँ सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। ऐसा ब्रिटिशर्स ने या आप कॉलोनियल एरा में इस तरह की बात कही गई। लेकिन अगर उसकी ज्योग्राफी को देखें
तो सरस्वती की का जो पूरा ज्योग्राफी है उसके किनारे जो हमें सिविलाइजेशन का एविडेंसेस मिल रहे हैं वो डेटेड बैक टू 6000 बीसी। अलग ही हो गया। 6000 बीसी से लेके 1900 बीसी तक के सिविलाइजेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ फ्लोरिश कर रही थी। इसका मतलब है कि वैदिक सिविलाइजेशन का डेट क्या 6000 बीसी था? अब ये सवाल है जो लोग वेद को मानते हैं उनका ये मानना है कि हमारा ट्रेडिशनल मिथ ये है कि 10,000 साल पहले या 8,000 साल पहले वेद था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखें तो 6000 बीसी में हमने खेती करना यहाँ शुरू किया। खेती करते करते धीरे धीरे हम डेवलप होते चले गए और हमने मैथमेटिक्स डेवलप कर लिया उन सिविलाइजेशन के लोगों ने। फिर उन्होंने एस्ट्रोनॉमी भी डेवलप कर लिया, ज्योमेट्री भी डेवलप कर लिया, टाउन प्लानिंग भी डेवलप कर लिया। तो 6000 बीसी से लेके 2000 बीसी तक की जो यात्रा थी वो एक्चुअल वैदिक कल्चर की यात्रा है। वेद भले ही श्रुतियों में बाद में लिखी गई लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है वो तब आप किया। किसी चीज को एक सीखने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। आप मॉनसून को समझने के लिए हजारों साल लगे होंगे। राइट। वाटर को चैनलाइज करने के लिए हजारों साल लगे होंगे, उनको मेमोरी में लाने के लिए, उसको सीखने के लिए। और उनको मैथमेटिक्स डेवलप करने में हजारों साल लगे होंगे, उनको टाउन प्लानिंग डेवलप करने में हजारों साल लगे होंगे। तो वो एक्सपीरियंस 6000 बीसी से लेके 2000 बीसी तक का एक कंटिन्यूअस परंपरा है। तो वो वैदिक सिविलाइजेशन में या वैदिक ऋग्वेद में ये सब कुछ दिखाई देता है। तो आप जो कुछ भी ढूंढते हैं तो ऋग्वेद में आपको नगरीय सभ्यता की बात भी होती है, उस समय रिचुअल की भी बात होती है, यज्ञों की भी बात होती है, कैटल्स को रखने की बात होती है, खेती की भी बात हो रही है। जब टाउन प्लानिंग की बात करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, नगर को की योजना, नगर में कहाँ कैसे वाटर मैनेजमेंट करेंगे उसकी योजना, सारी योजनाओं का जिक्र है। ये कहाँ से आया? क्या उसके बाद के सिविलाइजेशन में दिखाई देता है? नहीं। इसका अर्थ, सिंपल अर्थ है कि जो कुछ भी हमने सीखा है अपने लैंड पे सीखा है, जो वैदिक कल्चर का डेवलपमेंट है वो 6000 बीसी से शुरू हो जाता है, यानी उसका एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो आर्यन थ्योरी थी, आर्यन इन्वेजन की थ्योरी थी, आर्यन माइग्रेशन की थ्योरी थी, वो कहीं से इस फैक्चुअल नहीं है। अब देखिए, कोई भी अगर आता है अपनी नई चीज़ों को लेके आता है तो इतना आसान नहीं, क्योंकि उसको इस इन्वायरमेंट का तो नॉलेज नहीं होगा ना, यहाँ के नदी के सिस्टम का नॉलेज नहीं होगा ना। राइट। अब ऋग्वेद में बहुत सारी नदियों का वर्णन है जो कश्मीर से लेके और गंगा यमुना तक की नदियों का वर्णन है, उसमें उनके नाम दिए गए हैं। ये एक्सपीरियंस कैसे आया? एक दिन में कोई आके वहाँ से आके सेटल करके इन सारे नदियों का एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकता, उसकी ज्योग्राफी को मेंशन तो नहीं कर सकता है। तो इसमें हजारों साल लगे और वो है वैदिक सिविलाइजेशन। इनफैक्ट वैदिक सिविलाइजेशन में ही आर्य थे। बिल्कुल, आर्य मीन्स आर्यावर्त के लोग। और अब जब वेद को देखेंगे तो वेद में 10वां मंडल आता है। जब 10वां मंडल में 10 राग युद्ध की चर्चा होती है और भी कई युद्धों की चर्चा होती है, तो 10वां मंडल को हम ये कहते हैं ना कि ये आखिरी मंडल है वेद का, और उसमें युद्ध की चर्चा हो रही है और युद्ध को दर्शाया गया है। तो अब देखिए, युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि सरस्वती भी सूख रही थी, तो अब इनको नए फर्टाइल लैंड की तलाश थी। क्योंकि अब धीरे धीरे जब वो बहुत लंबे समय तक आप खेती कर रहे हो लेकिन पानी का सोर्स धीरे धीरे और भी कम होता जा रहा है, तो आपको नए लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, नए टेरिटरी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको नए जगह पे सेटलमेंट की ज़रूरत होगी, तो आप नए नए लैंड पे जाओगे। ये हड़प्पन्स जो थे। हाँ, तो हड़प्पन्स ने भी नए नए लैंड को अपर गंगा यमुना दोआब और कई तरफ उन्होंने माइग्रेट भी किया और जाके नया बसावट भी शुरू किया। उस समय संभवतः 2100-2200 बीसी में ऑलरेडी गंगा यमुना दोआब में भी लोग रह रहे थे।
जिसको हम कॉपर होड ओसीपी कल्चर के नाम से जानते हैं। तो उनके साथ इनकी मिक्सअप भी हुई, इनके वो हुआ होगा। वो लोग भी यमुना क्रॉस करके सरस्वती दिस्वती वाले रूट पे आ गए, क्योंकि दिस्वती सबसे नज़दीक थी। अभी के मैप में अगर दिस्वती जो आप इलाका बता रहे हैं वो कहाँ होगा? ये राखीगढ़ी है, जिसको हम आज में चौतांग कहते हैं। ओके। वो दिस्वती है जो कुरुक्षेत्र तक जाती है। और आगे जाके वो कालीबंगा एक जगह है जिसको सब लोग जानते हैं, गंगानगर में कालीबंगा हड़प्पन साइट है, वहाँ जाके उसके पास में मिल जाती है, जो घग्गर के साथ जाकर मिल जाती है। तो ये जो अभी प्रेजेंटली उसको चौतांग कहते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा साइट है हड़प्पन साइट, वो राखीगढ़ी, जिसका पिछले 3 सालों से मैं एक्सकवेशन कर रहा हूँ राखीगढ़ी में, और वहाँ से भी बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आई है। जिस तरह से सनौली की फाइंडिंग है, उसी तरह से राखीगढ़ी की फाइंडिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इंडियन सिविलाइजेशन के लिए, इंडियन कल्चर के लिए राखीगढ़ी एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 6000 BC, जो आज हमें डेट भी है, साइंटिफिक डेट्स हैं, 6000 BC से निरंतर वहाँ लगभग 1900 BC तक के एविडेंस मिले हैं। और फिर यहाँ 2100 BC से 1800 BC के सनौली में एविडेंसेस हैं। हम वापस सनौली पे आते हैं सर, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। आपने बताया कि एक वो बड़ा बक्सा आपको मिल गया जो कि बहुत रॉयल था, उसके बाद 2 चैरियट भी मिले, तो वो किसी राजा का बरियल होगा। क्या हाइट थी? हाइट उस बरियल में जो भी अंदर थे उनकी हाइट क्या थी? क्या क्या और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे थे वहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें मिली, वो थोड़ा सा बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। नॉर्मली लोगों का ये मिथ है कि पहले लोग बहुत लंबे चौड़े और बड़े होते थे और हाइट में, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। एक सामान्य हाइट जो है वही हाइट थी। लेकिन सामान्य नॉर्मली जो स्केलेटन मिले हैं 5 फीट 6 इंच 7 इंच से एवरेज हाइट, एवरेज हाइट के थे। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है कि जो फीमेल स्केलेटन्स हमें मिले हैं उसका राइट हैंड भी रोबस्टस है। राइट हैंड रोबस्टस होने का जो अंदर हड्डियां होती हैं ना, वो अब जब बहुत काम करते हैं दाहिने हाथ से, या वेपन्स चलाते हैं, या बहुत कड़ा मशक्कत वाली काम करते हैं, तो आपका ये हैंड थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है इस हैंड से। तो वहाँ फीमेल उसमें भी राइट हैंड काफ़ी मजबूत दिखता है। और फीमेल के साथ भी हमें वेपन्स मिले, उनको भी कॉफिन में रखा गया था, लेकिन उनकी कॉफिन और ज़्यादा इंट्रिकेट थी और अच्छी कार्विंग थी, उसमें इनले किए हुए थे। उनके साथ जो सोर्ड मिला वो सोर्ड जो ब्लेड सोर्ड था, ब्लेड सोर्ड यानी अब हवा में लहरा सकते हैं, ये कॉपर का सोर्ड था, लेकिन वो पतली थी, यानी लाइट वेट था, लेकिन बहुत इफेक्टिव था। तो आप देखिए कि एक फीमेल वॉरियर, जिसको हम कह सकते हैं कि फीमेल योद्धा भी थी, क्योंकि उनके साथ भी वेपन्स रखे गए थे और उनको भी उतना ही सम्मान दिया गया था जितना सम्मान मेल को दिया गया था। तो ये जो जेंडर का जो बात होती है कि बाद में नहीं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, ऐसा यहाँ दिखता नहीं है। ये निश्चित रूप से उतना ही सम्मान फीमेल को, जेंडर इक्वालिटी उस जमाने में भी थी। वो भी वो वॉरियर थी, वो भी साथ साथ काम कर रही थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उनके दाहिने हाथ का रोबस्ट होना इस बात को भी दर्शाता है कि वो भी वेपन्स चलाती रही होंगी। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपने स्केलेटन की बात की, तो ये दिखाई देता है। उसके साथ साथ बहुत सारे स्केलेटन ऐसे मिले, या स्केलेटल रिमेन्स हम कह सकते हैं, ऐसे मिले जिसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली, या उनका पूरा अंग नहीं मिला। अच्छा। तो कुछ ऐसे मिले जिसमें कुछ बोन्स के कुछ पार्ट थे। एक ऐसा बरियल मिला जिसमें एक ही उसमें कॉफिन में, छोटे से कॉफिन में, छोटा सा बॉक्स में 2 स्केलेटन रखे थे, और उसको संभवतः किसी कपड़े में लपेट के 2
रखे थे, तो उनका बोन जो है एक दूसरे से चिपक गया था और वो पूरे बोन नहीं है, कुछ कुछ पार्ट है बोन के, तो शायद कहीं से कलेक्ट करके लाके रीबरीड किया गया होगा वहाँ उनको ससम्मान, क्योंकि अपनी जगह पे लोग रिचुअल करते हैं जहाँ उनके सारे बंधु बांधव हों वहीं रिचुअल किया जाता है, तो कहीं और डेथ हुआ। हाल तक आप देखते होंगे कि 14 साल तक अगर कोई नहीं आया, आज से 25 साल 30 साल पहले, तो ये मान लिया जाता था, जब ये टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था तो ये मान लिया जाता था कि 14 साल बाद हम लास्ट रिचुअल कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हम मानते थे कि 14 साल तक अगर कोई नहीं आया तो पता नहीं है या नहीं है। तो इस तरह की परंपरा हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से परसिस्ट कर रही है। अच्छा, सिनौली में मेल फीमेल्स के आप बताए थे, वॉरियर्स के मिले थे, क्या बच्चों के भी बरियल मिले आपको? हाँ, हम जो एक्सकवेशन मैं कर रहा था उसमें बच्चों के नहीं मिले हैं। अच्छा। लेकिन अर्ली जो एक्सकवेशंस हुए थे जिसमें 116 बरियल के रिमेन्स मिले थे, उसमें बच्चे के भी सिनौली में ही? हाँ, सिनौली में ही। तो मतलब वो एक बस्ती के पास का बरियल साइट रहा होगा जहाँ पर? बिल्कुल। इंटरेस्टिंगली ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि सनौली सिर्फ बरियल साइट के नाम से हम सनौली को जानते हैं, क्योंकि बरियल साइट एक्सटेंसिव एक्सकवेशन हुए। लेकिन इत्तेफाक से हम लोगों ने उसके हैबिटेशन साइट को भी एक्सकवेट किया वहीं पे। हाँ, और ये उसके ईस्टर्न साइड में है हैबिटेशन। कितना दूर पे था? ये जस्ट पास में ही है, यानी उनकी शायद बाउंड्री लगती रही होगी, इस तरफ वो बरियल कर रहे थे, वेस्टर्न साइड में बरियल कर रहे थे, मतलब और ईस्टर्न में उनके हैबिटेशन थे, उनकी फैक्ट्री थी, सब कुछ था। फैक्ट्री में बड़े बड़े स्मेल्टिंग के एविडेंसेस मिले हैं, जिसको हमने 5 ऐसे स्मेल्टिंग साइट हमने एक्सकवेट किए। शायद जो वेपन्स यहाँ मिल रहा था या जो कॉपर के वो बनाए जा रहे होंगे और यूटेंसिल्स है, हेलमेट है, ये सब कुछ वहीं बन रहा था, हैबिटेशन साइट पे ही वो सारा बना रहे होंगे, और ये बहुत बड़े एरिया में हैबिटेशन रहा होगा। इत्तेफाक से अभी छोटा सा एरिया हमारे पास बचा हुआ है, बाकी एरिया खेती में कट गए हैं। ओके। लेकिन हमने जो वहाँ करीब 2-3 ट्रेंचेस हमने वहाँ लगाए, उसमें 1.5 मीटर से ज़्यादा के हैबिटेशनल डिपॉजिट मिले, और ये डिपॉजिट को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो बरियल हमने एक्सकवेट किया वो आखिरी भाग था, जो 2000 से 1800 BC का रहा होगा। उसके नीचे 2 और भाग हैं। अच्छा। जो लगभग 2200 BC तक के एविडेंसेस वहाँ पे इंडिकेट करता है कि लोग सबसे पहले 2100-2200 BC के आसपास वहाँ आके बसे होंगे, और धीरे धीरे कई जनरेशन्स तक वो वहाँ रहते हैं। और ये एविडेंस जो पहले के एक्सकवेशन में 3 अलग अलग लेवल के बरियल मिले, यानी 3 अलग अलग लेवल? हाँ, तो सबसे नीचे के लेवल पे बरियल मिला, हाँ। उसके ऊपर फिर बरियल मिला, उसके ऊपर फिर बरियल मतलब मिला। क्या पहले, यानी पहले जो बरीड कर रहे थे, हाँ। 100-50 साल बाद हमें पता नहीं होता है, फिर उसके बाद फिर दूसरा बरियल आया, फिर थर्ड जनरेशन्स आए, तो आप हजारों साल तक वहाँ पे रह रहे हैं, है ना। तो आप जब 300, 400, 500 साल तक रहते हैं, तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि 50 साल बाद हम वहाँ पे दोबारा बरीड कर लेते हैं, क्योंकि और इसलिए क्या होता है कि आप इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आप गांव में रहे हों या एथनो आर्कियोलॉजिकल स्टडी किया हो, तो आपको पता होगा कि जब भी कोई चाहे क्रिमेशन के लिए जाता हो या बरीड करने के लिए जाता हो, उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी जाता है। वो प्रोसेस बताता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आप पहले ये करोगे, पहले वो करोगे। वही ये भी बताता है कि यहाँ पे पहले बरीड हुआ है, यहाँ पे आप मत करो, वहाँ करो, वहाँ करो। क्योंकि वो 50 साल 60 साल का जो बुजुर्ग है, उसको पता है कि कहाँ बरी। लेकिन जब एक जनरेशन ख़त्म होता है, दूसरा जनरेशन में आता है, तो उसे ज़्यादा पता नहीं होता है। फिर वो वहाँ, क्योंकि वो 50 साल पहले यहाँ बरीड हुआ होगा। 3 लेयर में मिले। हाँ, तो वो 3 लेयर में हमें मिले। मतलब कि बहुत समय से वो वहाँ थे। बहुत समय से वहाँ पे वो लोग रह रहे होंगे। रिसेंटली जब अभी हम लोग एक से बात कर रहे थे, ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में एक साइड इवेंट था जिस पे महाभारत और उसके डेटिंग और महाभारत कल्चर पे हम बात कर रहे थे। उसमें एक एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये सनौली नाम कैसे पड़ा।
तो उन्होंने ये कहा कि ये संस्कृत का नाम है सेनावली, सेनावली से सनोली का नाम पड़ा। अच्छा। तो कभी कभी ये सरप्राइजिंग होता है, ये हमें नहीं पता था, लेकिन वो संस्कृत के स्कॉलर थे, उन्होंने ये बताया कि ये एक्चुअल सेनावली के नाम से शायद सनोली पड़ा होगा। तो हस्तिनापुर से जो सेना कूच कर रही होगी या जो आती होगी, तो ये एक बहुत बड़ा पड़ाव होगा। उसके बाद उनको यमुना क्रॉस करना है, यमुना क्रॉस करके दृश्यवती का रूट पकड़ना है, और दृश्यवती का रूट पकड़ के ही आप कुरुक्षेत्र तक पहुंच सकते हो। ओ, पूरी मैपिंग कर दी, मतलब उनके एक शब्द ने। हाँ, तो एक शब्द ने देखिए कहाँ से कहाँ आपको एक रास्ता दिखा दिया कि वो कैसे उस रास्ते से जाते होंगे। मतलब आपने तो पूरी महाभारत की पूरा मैप तैयार कर दिया। हाँ, सर। हाँ। कि एक संस्कृत का नाम है सेनावली, वहां से होते 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 कैसे वो रिवर के सहारे पहुंचते हुए पूरी सेना कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने पहुंच गई। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग क्या है कि जब हड़प्पन कल्चर या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन धीरे धीरे ख़त्म होती है और यमुना के लोग भी इस तरफ क्रॉस करके आ रहे हैं, तो दोनों का कल्चरल इमल्गमेशन भी होगा और उसकी कंटिन्यूटी भी होगी। तो लगभग 1900 BC तक आते आते लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये वेद के आखिरी उसको अगर दशराग युद्ध को देखें और उसके बाद महाभारत को देखें, दोनों के कनेक्शंस को देखें, तो उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो महाभारत में भी आते हैं और वेद में भी आ रहे हैं। जैसे? तो वो इस बात को, जैसे दुष्यंत हैं और कई और हैं, तो इस बात को दिखलाता है कि वैदिक सिविलाइजेशन के लोग और माइग्रेशन और लोकल के साथ जो ये मिक्सचर है, तो वही पुरु से कुरु वंश होता है और वहीं से कुरुवंश की जीनोलॉजी शुरू होती है। तो आप देखोगे कि कई पीढ़ी बाद महाभारत हुआ। तो अगर 1900 BC में माइग्रेट कर रहे हैं तो उसके 100-150 साल बाद महाभारत हुआ होगा, यानी 4-5 पीढ़ियों के बाद महाभारत हुआ। तो इसका डेट क्या होना चाहिए? अगर 1900 BC में हड़प्पन सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन का माइग्रेशन हो रहा है और उसके कई 4 पीढ़ी बाद, 5 पीढ़ी बाद महाभारत हो रहा है, तो लगभग 100-150 साल का अंतर होना चाहिए। तो 1900 से अगर 150 साल लगाए तो 1750 BC के आसपास ये होना चाहिए महाभारत। और महाभारत में जो कल्चर है, हीरोइक कल्चर है, वो कहाँ दिखाई देता है? ये कॉपर होर्ड OCP कल्चर में, क्योंकि जगह जगह आपको वेपन्स मिल रहे हैं, वैरायटी ऑफ वेपन्स मिल रहे हैं, और ये वेपन्स उस समय कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के, मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ल्ड के बेस्ट वेपन्स थे, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कोई ऐसा वेपन्स नहीं था। संभवतः इसलिए इन वेपन्स को महान वेपन्स के साथ टैग किया गया होगा कि एक बार अगर ये वेपन चल गया तो शायद ज़िंदगी बचेगी नहीं, या इससे बहुत कुछ भी नष्ट हो सकता है। तो ये एक समसामयिक अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, तो अगर आपके पास 10 रुपये हैं और मेरे पास 20 रुपये हैं, तो 20 रुपये वाला बहुत बड़ा है, आदमी है। ठीक वैसे ही महाभारत में जो वेपन्स हैं, क्योंकि उस समय के कल्चर में कोई वैसा वेपन्स नहीं है, उतने महत्वपूर्ण वेपन्स नहीं है, उतना स्ट्रांग वेपन्स नहीं है, तो वो लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, एडवांस लोग हैं ना। तो हमें कभी भी कल्चर को या उनकी चीज़ों को समसामयिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, न कि मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से उसको हमको कंपेयर करना चाहिए। यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं, और ये मिस्टेक करने के कारण हमें ऐसा लगता है कि महाभारत में जो चीज़ें मेंशन है वो फैंटेसी है। तो वो फैंटेसी है, या तो इसलिए आज हमने ये मान लिया कि महाभारत में कहानियाँ हैं, फैंटेसी है, और इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इसमें दिखाई देगी। महाभारत में 25-26 विलेज और इसके आसपास का नाम आता है, और उसके जो कैरेक्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो गांधारी की बात करेंगे, तो वो गांधार से आ रही है ना, तो वो फार अवे यहाँ से बहुत। दूसरी अगर कृष्ण की बात करें तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन। हाँ, वो मथुरा और उस रीजन से आ रहे हैं। अगर कृष्ण के बाद की और उसकी बात करें तो आप कहाँ से रिलेट करेंगे? गुजरात में द्वारका से रिलेट करेंगे।
अगर उस युद्ध में जरासंध और महाभारत के प्रसंग में जरासंध की बात करें तो वो मगध से आया है ना। अब अगर यहाँ की आर्कियोलॉजी में अगर वो 1750 बीसी अगर हम कहते हैं कि ये 1750 या 1700 बीसी के आसपास अगर ये महाभारत का पूरा ताना बाना रहा होगा तो इसके समानांतर मथुरा में भी मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके समानांतर द्वारिका में भी मिलना चाहिए, मगध में भी मिलना चाहिए, मगध में भी मिलना चाहिए। इंटरेस्टिंगली हर जगह लगभग इसी समय के एविडेंसेस हैं हमारे पास। ये इस बात को बहुत अच्छे तरीके से पुख्ता करते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आजकल जो बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के डेट को लेके कि महाभारत 3010 बीसी और 3075 बीसी और उसमें हुआ होगा एस्ट्रोनॉमी के आधार पे या उसके एनालिसिस के आधार पे, उसमें भी बहुत मैतक है। कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि 1400 बीसी में हुआ होगा, कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि 1700 बीसी में हुआ होगा। ऐसे एनोमली क्यों है एस्ट्रोनॉमी में? वो इसलिए है कि अलग अलग इवेंट को लेके महाभारत में कई ऐसे इवेंट हैं जो एस्ट्रोनॉमी की तरफ इंगित करता है, यानी आकाशीय चेंज की तरफ इंगित करता है। जैसे आपका जयद्रथ वध, ऐसे कई एपिसोड हैं जिसको हम तो उसके आधार पे भी लोगों ने डेटिंग किया, लेकिन चूंकि वो श्रुति में चली आ रही थी तो उसका डेट एक जैसा डेट नहीं मिल रहा है। दूसरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव किया है कि ये 3000 बीसी के पहले हुई होगी, यानी आज से 5000 साल पहले हुआ होगा। ये बहुत लोगों का ये विश्वास है। लेकिन अगर इसको हम आर्कियोलॉजी के कसौटी पे तौलें तो इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में जो महाभारत का कोर एरिया है, यानी कुरु वंश, कुरु और पांचाल, और इसके ज्योग्राफी में अगर हम इसको इस कसौटी पे अगर हम इसको तौलते हैं तो यहाँ पे जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो 2200-2500 बीसी से पहले के नहीं है। यानी कितने हजार साल? यानी लगभग 4000 साल। तो सर ये तो महाभारत के काल में 1000 साल का फर्क आ गया। हाँ, जो नॉर्मल बिलीफ है, जो ये विश्वास करते हैं कि ये लगभग 5000 या 5000 साल के और पहले हुआ होगा, लेकिन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को हम लोग एनालाइज जब करते हैं तो कोर एरिया जिसे हम कहते हैं कि ये कुरु और पांचाल का ये कोर एरिया रहा होगा, उस एरिया की आर्कियोलॉजी को भी अगर हम समझें तो हमारा डेट इतना अर्ली नहीं जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो कल्चर है और उस कल्चर के कंपोनेंट क्या हैं, वो इम्पॉर्टेंट है कि इस कल्चर में क्या वेपन्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या ऐसी चीज़ें जो महाभारत में दिखाई दे रही हैं, यानी हीरोइक कल्चर दिखाई दे रहा है, उसमें चैरियट्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें हॉर्स दिखाई दे रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या आर्कियोलॉजी उसको टेस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। नॉर्मली हॉर्स का जहाँ तक बात आता है तो हॉर्स लगभग 2000 बीसी के पहले हमारे यहाँ नहीं दिखाई देता है। अच्छा, तो तब फिर हमको क्या है, हम उतना पीछे हम महाभारत को ठीक से रिलेट नहीं कर पाएंगे आर्कियोलॉजिकली। कोई ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए, जैसे सनोली का एविडेंस मिला तो शायद हम कुछ कह पाएँ, लेकिन आज के डेट में जितनी भी आर्कियोलॉजी हुई है या जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें मिले हैं या जो भी महाभारत में जिन स्थानों का वर्णन है, उस स्थानों का अगर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को अगर देखें तो इससे अर्ली 2200 से अर्ली नहीं जाता है। और अगर हम वेपन्स और उसकी बात करें तो वो लगभग 2100 बीसी के बाद हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देने लगती हैं। और साथ साथ उसके साथ जो अलग टेरिफरी के साइट्स हैं, जैसे हमने मथुरा की बात की या हमने द्वारका का बात किया, द्वारका में भी आपको 1700-1800 बीसी के आसपास का कल्चर दिखाई देता है। वैसे ही अगर हम गांधार की बात करें तो गांधार कल्चर जिसे हम कहते हैं उसका भी डेट लगभग 1700-1600 बीसी के आसपास जाता है। वैसे ही अन्य साइट जो साइट महाभारत में वर्णित हैं उसके महत्वपूर्ण साइट का रिमेन्स लगभग इसको टेस्टिफाई करता है।
ओके। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉपर होर्ड के जो वेपन्स हैं उसकी जो डेट्स है, शायद कॉपर होर्ड के लोग ही रिस्पॉन्सिबल थे महाभारत के लिए। मैं महाभारत को डेट नहीं कर रहा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि जिस कल्चर के लोग थे, जिस सोसाइटी के लोग थे, महाभारत युद्ध उन लोगों ने किया होगा, लेकिन महाभारत के लोग जो थे वो उनका समय जो है लगभग 1800 से 1700 बीसी के आसपास रहा होगा। अच्छा, तो इनका हड़प्पा संस्कृति से क्या संबंध था? कुछ आपको संबंध मिलता है? देखिए, हड़प्पा संस्कृति के लोगों का जो माइग्रेशन हुआ या जो अपर गंगा यमुना दोआब और उस रीजन में आके बसे, तो इनका एक समन्वय तो रहा ही होगा। अच्छा। क्योंकि तभी तो मैंने कहा कि पुरु से कुरु की जो जर्नी है, वो जब क्या होता है कि आप नए कल्चर के साथ मिलते हो तो आपका मैट्रिमोनियल अलायंस भी होता है, हमारे साथ आप जुड़ते भी हो, तो दोनों कल्चर का समन्वय दिखाई देता है। यही आपको सनौली में दिखाई देगा। सनौली की पॉट, सनौली में जो सेमी प्रीशियस स्टोन के बीड मिले हैं वो हड़प्पा कल्चर से मिलते जुलते हैं। शादियां हुई होंगी, क्या पता तो है? ये तो नहीं कह सकता कि शादियां हुई, लेकिन इनका आपसी संबंध जरूर स्थापित हुआ होगा, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो या और किसी तरह का राजनीतिक संबंध हो, या इस एरिया में आके रह रहे हैं इसलिए ये दोनों आपस में मिले हों। तो कई चीज़ें मायने रखती हैं संस्कृति को समझने के लिए। और संस्कृति के साथ साथ जो फिजिकल रिमेन्स के साथ साथ हमें क्या समझना है, जो हमारा लिटरेचर है उन दोनों के कोरिलेशन को अगर हम पैरेलल देखेंगे तो बहुत स्पष्ट होने लगता है कि कैसे वैदिक सिविलाइजेशन के बाद महाभारत हुआ। महाभारत के बाद जब हम ये बात करते हैं कि कलयुग शुरू हो गया, ये क्यों है, ये मिथ क्यों है, इसको भी हमें समझना चाहिए कि पहले कलयुग नहीं था, अब ये कलयुग क्यों आ गया, कलयुग क्यों कहा? क्योंकि जब युद्ध, क्योंकि महाभारत क्या है, धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध क्या है कि वहाँ धर्म भी है और युद्ध भी है, इसलिए ये धर्म युद्ध है। तो जब युद्ध में उस धर्म को आपने पूरी तरह से अगर नहीं निभाया तो वो कलयुग आ गया, यानी वो धर्म के विपरीत भी जाके लोग युद्ध कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे उसका उस युग का समापन होता है। युग और तिथि, इन दोनों को कई बार हम एक जैसा मान लेते हैं। युग अलग है, तिथि अलग है। युग मीन्स कि एक ऐसे समय का लगभग खत्म हो जाना, नए समय की शुरुआत होना, नए तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत हो जाना, नए सोसाइटी का फॉर्मेशंस होने लगना, ये है युग। सर, थोड़ा सा महाभारत और सनौली को अगर जोड़े तो मैं एक मैपिंग चाहती हूँ कि इधर से ये लोग हस्तिनापुर से सेना निकली और कुरुक्षेत्र में आके युद्ध हुआ, आपको बीच में सनौली में कई जगह एक्सकवेशन में उसके प्रूफ मिले, चैरियट मिला, सेना के हथियार मिले, राजाओं के बरियल्स भी मिले। तो किसके खिलाफ लड़े? मतलब अगर महाभारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, गांधार से भी सेना आई, आपका द्रौपदी की साइड से भी सेना आई, मतलब कई जगहों, मगध से भी सेना आई, सारी जगहों से हेल्प हुई। तो ये अगर उसको इस्टेब्लिश करें कि कौरव और पांडवों में हुआ, तो क्या वाकई जो ये बरियल्स मिले हैं, जो ये सभ्यता रही होगी 4000 साल पुरानी, इन्होंने किस सभ्यता के खिलाफ युद्ध लड़ा? देखिए, महाभारत का युद्ध जो है बेसिकली कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, और बाकी जो लोग थे वो सपोर्ट कर रहे थे, या तो कौरवों को सपोर्ट कर रहे थे या पांडवों को सपोर्ट कर रहे थे। ये उस युद्ध की बात है, किसी सिविलाइजेशन और उसकी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस समय जो बागपत का एरिया है वो ऑलरेडी गांव था। अच्छा, है ना? इसलिए जो 5 गांव की चर्चा होती है या 4 गांव का नाम भी आता है, जो वो मांगा उन्होंने कि हमको पांडवों को दे दे, उनमें शायद ये एरिया भी रहा हो। अच्छा, है ना? तो ये स्वर्णपथ और ये सारे एरिया ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे उस समय। तो ऐसा नहीं है कि ये सेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से जो सेना आ रही थी वो रुकी। तो यहाँ भी अपना एक उस टेरिटरी का ही एक पार्ट था। हाँ, ये कुरु टेरिटरी का ही ये पार्ट रहा होगा। और ऐसे कई और सेटलमेंट रहे होंगे जहाँ अपनी सेना भी रही होगी। तो अभी ये कहना बहुत मुनासिब नहीं है कि यही महाभारत है।
या यही सनौली के रिमेन्स जो है महाभारत है। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि ये जो कल्चर है वो महाभारत युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ना। तो अब ये हो सकता है कि दशरथ युद्ध के से भी संबंध, क्योंकि युद्ध तो पहले भी हो रहे थे, पहले भी हुए हैं। तो लेकिन जो चीज़ें मटेरियल मिल रही हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में दिखाई दे रहा है, वो इस कल्चर को, जो भारतीय संस्कृति में युद्ध की का जो वर्णन है, चाहे वो वेदों में हो या महाभारत में हो या रामायण में हो, इन संस्कृति में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उस संस्कृति के रिमेन्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ जो चीज़ें मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं युद्ध वाले जो लोग थे उसकी संस्कृति को ये डिनोट कर रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस बात को समझना, और यही कारण है कि ये सनौली साइट जो है एक बेंचमार्क है। ये बेंचमार्क है जो पिछले कल्चर को भी रिलेट करता है और आने वाले संस्कृति को से कैसे जुड़ाव हो रहा है। जो छोटे जो गांव थे वो कैसे महाजनपद से महाजनपद बन रहा है, महाजनपद से साम्राज्य का विस्तार कैसे हो रहा है, ये उसकी पूरे स्टोरी को ये नरेट करता है। उसके लिए ये एक बेंचमार्क है। इसलिए ये कहा गया कि इस सदी की शायद ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी, बड़ी खोज थी ये सनौली। और इसने बहुत ऐसी चीज़ें जिसको हमेशा ये कहा जाता था कि इंडियन कल्चर तो में सब कुछ स्टोरी है, मिथ है और इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, उसको लाके इन्होंने एक ऐसे धरातल पे खड़ा कर दिया कि नहीं, अब जो सोचा गया या जो कुछ कहा गया वो उससे इतर है। जो कुछ हमारे वेदों में या हमारे महाभारत में या रामायण में जो वर्णित है वो सिर्फ मिथ नहीं है, उसमें जो वर्णित है वो सब कुछ है, साक्ष्य भी मिल रहे हैं और उसके साक्ष्य मिल रहे हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। हमने सर आर्यन्स की बात करी। एक सवाल आया हुआ है मेरे पास, कोई हैं जानना चाहते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो आर्यन सभ्यता से क्या ज़्यादा विकसित थी या ये दोनों एक ही थे? क्या इनके बीच का जैसा मैंने कहा कि आर्यन शब्द के साथ क्या जुड़ा है, वेद, ऋग्वेद, बिल्कुल है ना। तो और आर्यन का अर्थ ही है आर्यावर्त के लोग। और जो वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर में जिन चीज़ों की चर्चा है, जिस ज्योग्राफी की चर्चा है, जिस सरस्वती रिवर की चर्चा है, वहाँ जो कल्चरल रिमेन्स मिल रहे हैं वो 6000 बीसी से लेके 1900 बीसी तक मिल रहे हैं। तो वैदिक कल्चर अगर वो है तो इसका मतलब आर्यन कल्चर भी वही है। तो आर्यन कोई अलग से चीज़ नहीं है। जो कुछ हमारे उसमें कहा गया कि आर्यन आए और उन्होंने सब कुछ कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि और इसलिए अब देखिए, जब राखीगढ़ी के एक्सकवेशन में जो स्केलेटन का डीएनए आया, या सनौली के एक्सकवेशन में जो स्केलेटन का डीएनए आया, वो डीएनए स्पष्ट करता है कि ये इंडिजिनस पीपल थे और यही पले बढ़े और यही इनका उद्भव हुआ है। तो डीएनए तो झूठ नहीं बोल रहा है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डीएनए भी इस बात को इंगित करता है कि ये इंडिजिनस डेवलपमेंट है, ये वेपन्स का डेवलपमेंट, ये रथ का डेवलपमेंट, ये सब इंडिजिनस है। ये कोई आर्यन अपने साथ रथ लेके नहीं आए। दूसरा, आर्यन का रूट अगर आप देखें तो हिंदू कुश, और वहाँ से उनको वो दिखाया जाता है कि वहाँ से हिंदू कुश वाले रीजन में चैरियट चल ही नहीं सकता है। हाँ, वो पहाड़ी वाला इलाका है ना। तो वो चैरियट उनके साथ नहीं आ सकता, पहली बात। फिर वेपन्स, कॉपर, हमारे यहाँ कॉपर का डेवलपमेंट हमारे यहाँ अर्ली हड़प्पन फेज से शुरू हो जाता है। तो कॉपर का डेवलपमेंट यहाँ है। खेतरी माइन से ये सारे ज़्यादातर कॉपर खेतरी माइन से आए हैं जो राजस्थान में है ना। तो खेतरी माइन में ऑलरेडी 3000 बीसी से हमको रिमेन्स मिलने लगते हैं। तो हम इंडिजिनस, मेटल भी इंडिजिनस है, सब कुछ इंडिजिनस है। तो फिर ये बाहर से नहीं। दूसरा मिथ क्या है कि हम ये कहते हैं कि आर्यन के साथ आयरन एज को जोड़ा जाता है कि आयरन वेपन्स रहे होंगे या महाभारत में आयरन वेपन्स यूज हुए होंगे।
अगर आज की डेट में अगर हमको एक चित्र बनाने के लिए दिया जाए कि आप महाभारत का एक चित्र बनाएं, आप महाभारत पढ़ लें और महाभारत का एक चित्र बनाएं, तो हम क्या बनाएंगे? हम ये बनाएंगे कि ढाल गोल होगा, हाथ में जो मुगल पीरियड की तलवार है वैसे होंगे, ड्रेस भी हमारा थोड़ा मुगल पीरियड से मिलता जुलता हो सकता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पीछे 300-400 साल पीछे के कल्चर को इमेजिन कर पाएंगे। वही इसके साथ भी हुआ, क्योंकि जब आयरन मेटल डेवलप हुआ और आयरन हार्डेस्ट मेटल था, तो हमने ये कह दिया, लिखने के समय हमने ये कहा कि आयरन के वेपन्स होंगे, क्योंकि उस समय कॉपर वेपन्स का दिमाग में ही नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है समझने के लिए कि डेवलपमेंट महाभारत का कैसे हुआ। जैसे भारत से महाभारत, यानी जो जब से शुरुआत थी है वो 8000 श्लोकों से शुरू होता है और 1 लाख वर्सेस तक जाता है। तो इसमें कई बार नई नई चीज़ें ऐड भी हुई होंगी, लेकिन कोर जो है, जो हर्ट है पूरे स्टोरी का, वो वही है। ठीक है सर, एक बार डेट पे बात करते हैं। आपने कहा कि जो आर्यंस वाला था डेट वो 6000 BC से 1200, हाँ, वो 1400 BC के आसपास मानते हैं कि और हड़प्पन हिटाइट आए, और हिटाइट के साथ हड़प्पन सभ्यता 2500 से 1000 BC, नहीं 2500 से 2000 BC, हाँ 1900 कह सकते हैं, 2500 से। तो ये आर्यन ही बाद में जाके हड़प्पा संस्कृति के लिए जिम्मेदार हुए, मतलब नहीं, वैदिक संस्कृति जो आर्यन संस्कृति थी वही सरस्वती और उसमें फ्लोरिश हो रही थी, जिसकी तिथि 6000 से 2000 BC तक जा, और इसी में ये हड़प्पन संस्कृति भी ये सारी हड़प्पन कोई संस्कृति नहीं। हड़प्पन तो पहला जब साइट एक्सकेवेट हुआ हड़प्पा में, तो हमने उसका नाम हड़प्पन कह दिया। तो हड़प्पन कोई संस्कृति नहीं है, हड़प्पन तो नाम से दिया गया, क्योंकि वो पहली डिस्कवरी वहाँ हुई, इसलिए उस नाम से हम उस संस्कृति का नाम देते हैं आर्कियोलॉजी में। तो लोग ये हड़प्पन संस्कृति समझने लगे, लेकिन ये हड़प्पन संस्कृति जैसा कुछ नहीं है। ये इस रीजन में रहने वाले लोग जो थे, चाहे उसको आप वैदिक संस्कृति कहें, चाहे आर्यन संस्कृति कहें, वो यही लोग थे जो इस रीजन में रीजन का नाम दे दिया बस। सर, राखी गढ़ी के बारे में बताइए कि राखी गढ़ी क्या सनौली के पहले ही आपने एक्सकवेट कर लिया था? नहीं, राखी गढ़ी अभी रिसेंट एक्सकवेशन है। सनौली के बाद हमने राखी गढ़ी का एक्सकवेशन शुरू किया और 3 सीज़न हमने राखी गढ़ी में एक्सकवेशन किया है। राखी गढ़ी हड़प्पन कल्चर का सबसे बड़ा साइट है, या हम ये कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट साइट है हड़प्पन का, जो आप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इससे भी बड़ा क्षेत्रफल है इसका। तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ी साइट है, और यहाँ 7 अलग अलग टीले हैं, जिसमें एक टीला जहाँ शव बरीड करते थे और बाकी टीलों पे ये बसावट थी। और इन टीलों पे जो कल्चरल सीक्वेंस है वो लगभग 17-18 मीटर तक के कल्चर सीक्वेंस हैं यहाँ। अब इतने लंबे समय तक का आप समझ सकते हैं, जो 18 मीटर जिसका डिपॉजिट होगा वो कहाँ तक जा रही होंगी। तो रिसेंट डेट जो हमें मिले हैं वो लगभग 6000 BC से लेके 1900 BC के आसपास तक का इसका कल्चर सीक्वेंस जाता है। और ये अलग अलग टीले हैं, और हर टीला के बीच में इनका एक रास्ता डेवलप किया गया होगा। रिसेंटली जो सबसे महत्वपूर्ण एविडेंसेस हमें मिले हैं वो है एक सीढ़ी नुमा स्टेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम ये कहते हैं कि ये पब्लिक आर्किटेक्चर है। यानी पब्लिक आर्किटेक्चर का अर्थ जो आज के सेंस में हम स्टेडिया कहते हैं, स्टेडियम कहते हैं, वो स्टेप्ड स्ट्रक्चर जिस पे बैठ के आप देख सकते हो नीचे का, वो एक बड़ी डिस्कवरी हम ये कह सकते हैं कि राखी गढ़ी में उस समय लगभग 2000 BC के पहले इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया था वहाँ पे, और ये मड ब्रिक से बनाए गए थे। और इसके आगे एक पूरा ओपन लैंड था, जहाँ कुछ भी परफॉर्मेंस होगा या तो उसको वहाँ पे बैठ के लोग देख सकते थे। आपने ये अंदाज़ा कैसे लगाया कि ये बैठने के लिए ही सीढ़ियाँ होंगी? क्योंकि उस सीढ़ी की चौड़ाई लगभग 80 सेंटीमीटर है, और एक पर्टिकुलर जगह पे ये
माउंट नंबर 3 का नाम हम देते हैं। उसके वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट साइड में इसका पूरा बना है और अनुमानतः ये लगभग 60 मीटर लंबा और 18 मीटर उसकी एलिवेशन है। अच्छा, चढ़ने के लिए। और वो एलिवेशन कैसा है, वो लगभग उसका जो इंक्लिनेशन है वो लगभग 13 डिग्री 14 डिग्री के आसपास है, जो एक बैठने के लिए जो हमारा स्टेडियम होता है उसके लिए आइडियल है। ओके, ठीक है। और उसके आगे एक पूरा ग्राउंड है और उसके अपोजिट माउंट नंबर 2 है और उस पे भी इसी तरह के रिमेन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी और एक्सकवेशन होना वहाँ बाकी है, चल रहा है। हाँ, अभी तो बंद है बारिश के दिनों में, लेकिन आने वाले समय में जब वो पूरी तरह से एक्सकवेट होगा तब उसकी ग्लोरी और निकल के आएगी। राखी गढ़ी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको? राखी गढ़ी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ये एक तो सबसे बड़ा साइट है। इसका कल्चर सीक्वेंस 6000 BC से जा रहा है। इसमें वाटर मैनेजमेंट के एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, नालियां हैं और जिस तरह से आज मॉडर्न टाउन बनता है उसी तरह से सेक्टर में डिविजन्स हैं। स्ट्रीट है, स्ट्रीट के साथ नाले बने हैं, उसके साथ दोनों तरफ बीच बीच में कटिंग है स्ट्रीट की और सेक्टर में डिवाइडेशन है रहने के लिए। अलग से स्पेस शायद कैटल के लिए, उसके लिए अलग से स्पेस बनाया गया होगा। इसका एक फोर्टिफिकेशन होगा और इसके मूवमेंट के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, पतली गलियां हैं। तो आप डबल स्टोरी स्ट्रक्चर के भी एविडेंसेस आ रहे हैं। तो ये एक आप सोचिए कि 2500 BC में इस तरह के नगर योजना लगभग कितने साल पुराने? ये आप 5000 साल तो आप आराम से कह सकते हैं। आप ऐसे बता रहे हैं ना सर कि ये चीज़ें मिली हैं और आगे भी मिलने की उम्मीद है, तो मैंने एक सीन इमेजिन कर लिया और 5000 साल पहले देखूं और अभी मैं रिसेंटली अपने गांव गई थी, उस जगह को देखूं तो मुझे तो बहुत सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। बिल्कुल, कि हम इतने साल पहले भी इतने सिविलाइज्ड थे और इतने ज़्यादा वेल मैनर्ड थे कि हमने गलियां बना रखी हैं, कैटल के लिए अलग से जगह बना रखी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल। आप अगर राजस्थान हरियाणा के कई गांव में जो गांव में देखेंगे तो इसी तरह से डिवीजन। हाँ, हरियाणा के ही गांव की बात कर रही हूँ मैं। तो इसी तरह से डिविजन्स हैं उसमें आज भी, लेकिन आज उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं है जितना हड़प्पन्स कर रहे थे। ओके। आज वाटर मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है, सुदृढ़ नहीं है। आज कैटल को रखने के लिए इतना अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं है। आप अपने घर के आगे ही ओपन स्पेस में कैटल बना रख लेते रहे हो। हैं। हाँ। यहाँ इन्होंने सेक्टर में डिवाइड किया है और उससे अलग कैटल्स को रखा है, क्योंकि जो हाइजीन का जितना ख्याल रखना चाहिए वो हड़प्पन्स ने रखा है। तो वो जो उनका नॉलेज सिस्टम था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, टाउन प्लानिंग का जो सिस्टम था, उस समय वो बीड बना रहे थे वहाँ पे। उस समय शेल बैंगल्स का यूज़ कर रहे थे। उस समय तरह तरह के टेराकोटास हैं जिसमें एनिमल फिगरीन्स हैं, ह्यूमन फिगरीन्स हैं। पॉट बना रहे थे, उसमें तरह तरह की पेंटिंग्स कर रहे थे। पॉट में डेकोरेटेड पॉट थी। तो ऐसे जो उस समय टेक्सटाइल के एविडेंसेस मिलने लगते हैं। टेक्सटाइल में संभवतः डाई और कलर का भी एविडेंसेस मिलने लगता है। तो आप ये देखें कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड में जिस तरह से उन लोगों ने डेवलपमेंट किया था, जिस तरह से उन लोगों ने टाउन प्लानिंग किया था, वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अपने आप में वो अनोखा था। इसलिए और सिर्फ वो और उनका जो व्यापार सिस्टम था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप इधर तो रिवर रूट से भी व्यापार कर रहे हैं, लैंड रूट से भी और इसके प्रमाण हम कैसे समझते हैं कि व्यापार कर रहे थे, क्योंकि लेपिस आपको उपलब्ध यहाँ नहीं है। वो तो आपको अफगानिस्तान की तरफ मिलेगा ऊपर। आप जो सेमी प्रीशियस बीड है वो राखी गढ़ी और उसके आसपास तो प्लेन में नहीं है, वो आपको गुजरात में या वहाँ जाना पड़ेगा। कोस्ट एरिया में ही शेल मिलेंगे जिसका बैंगल बन सकता है, तो कोस्टल रीजन से भी इनके रिलेशंस हैं। तो जो मटेरियल है वो सिर्फ अपने आप में
उस समय की संस्कृति को नहीं बल्कि उसके विस्तार को ट्रेड भी और उसके ट्रेड को, आपसी रिलेशंस को अलग अलग एरिया से उसको भी डिनोट करता है। बिल्कुल। तो संस्कृति को समझने के बहुत सारे आयाम हैं और एक सिर्फ लीनियर नहीं है कि सिर्फ इन चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर दें, बल्कि उसके पीछे के पूरे परिप्रेक्ष्य को समझना ज़रूरी है, तभी हम संस्कृति को समझ पाएंगे। और भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा फलक है, और उसमें हमें पुरातत्व को, उसके साथ साथ लिटरेचर को, और अभी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसको सबको एक साथ समझना ज़रूरी है, और उनमें से तथ्यों को निकाल के एक दूसरे से लिंक बनाने की ज़रूरत है। तब हम उसका एक समग्र चित्र बना पाएंगे और अपनी संस्कृति को समझ पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत मज़ा आया सर। मतलब बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना कि आपने पढ़ी होती हैं जब, तो बहुत अलग रूप में पढ़ी होती हैं, लेकिन जब फैक्ट के रूप में आप जानते हो और फिर उसको लिंक करते हो तो वो बात समझ आती है। और मुझे लगता है दर्शकों को भी आज बहुत सारी हिस्ट्री, बहुत सारी जो माइथोलॉजी उन्होंने पढ़ी है उसको फैक्ट के रूप में समझने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर शामिल होने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू इस फोरम पे बुलाने के लिए, और मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। जी, आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।